बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद ज़मान और आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो 5। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 101 लेक्चर नंबर 141 टू 145 तक, और इसमें मौजूद इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने पीछे देखे हैं फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जस्ट थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs मौजूद है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो हम लेक्चर 141 में अगर देखो तो आपको यहाँ पे स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नज़र आएगी। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इस काबिल है कि उसमें कोई एरर ना आए। जब भी कोई पब्लिक उसे यूज़ करे उसमें कोई एरर ना आए, तो उसकी क्वालिटी जो ना वो आखिर मतलब अच्छे दम की होनी चाहिए, तो उसमें कभी एरर ना आए, तो उसको सॉफ्ट क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। और उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और कुछ जो है ना इसके टर्म एक यूज़ की जाती है। वो टर्म क्या होती है? वो होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते क्या है, SQA बोलते हैं। ठीक है, SQA बोलते हैं। ठीक है, इस पे एक हमारे पास MCQs भी आया हुआ था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करना हो तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम, तो SQA जो है ना ये यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उस सॉफ्टवेयर के लिए जो अडॉप्ट किया गया है वो कैसा है, वो कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो हमारे पास जो है ना उसकी एरर्स आएंगे या क्या होगा, वो सारा कुछ उस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें बता देता है। इसमें याद करने की नहीं है, जस्ट इसको जहन में रख लें कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए SQA यूज़ किया जाता है। यहाँ पे I333 स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यूज नाउन एज I3331028। बस इतना सा इसको याद कर लें। इसमें असल में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जो याद करने वाली हैं। ठीक है, मॉड्यूल 142 की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ जाती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है कि हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना है ना पब्लिक में, लेकिन उससे पहले उसकी टेस्टिंग कर लें ताकि उसकी क्वालिटी एश्योरेंस भी हो जाए और उसकी टेस्टिंग भी हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो है ना वो उसकी जो मॉड्यूल्स हैं उसके जो टेस्टिंग है उस पूरे को देखना होता है। उसके जो एरर्स डिस्कवर अगर हो जाए तो उनको भी देखना होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रीटो प्रिंसिपल भी एक यूज़ करते हैं। प्रीटो प्रिंसिपल क्या होता है कि इन रेफरेंस टू द इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो प्रीटो जो था एक इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट था जिसने ये प्रीटो प्रिंसिपल बनाया था। ठीक है, और इसके मुताबिक आप जस्ट ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर उसका कोई थोड़ा सा पार्ट भी कहीं से कोई एरर तो नहीं दे रहा। ठीक है, उस चीज़ को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरह की यहाँ पे टेस्टिंग होती है। यहाँ पे आपको कुछ टेस्टिंग के मेथड नज़र आएंगे। ठीक है, पहला मेथड जो है वो है क्या, हमारे पास बेसिस पाथ टेस्टिंग है। ठीक है, बेसिस पाथ टेस्टिंग की अगर आप बात करो तो इसमें कोई भी चीज़ मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी है उसमें हमने क्या करना है कि जो सॉफ्टवेयर का डाटा है उसको डेवलप किया है उसको चेक करेंगे, उसके हर एक इंस्ट्रक्शन को देखेंगे एग्जीक्यूट करवा के। ठीक है, यानी कि बेसिस पाथ टेस्टिंग ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमने उसके हर एक जगह पे जाना, यानी सॉफ्टवेयर को ऑन किया, उसके पहले देखा कि जैसे व्हाट्सएप है उसके हम इनबॉक्स में जाते हैं, चैट में, फिर ग्रुप्स में, फिर उसकी कम्युनिटी में, फिर स्टेटस पे। ये सारा क्या होगा, एक बेसिस पाथ टेस्टिंग होगी। हर एक जो चीज़ है, हर एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको एक ही दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि उसमें कोई गलती है या नहीं। तो इसको बेसिस पाथ टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब कि जो बेसिक होता है पाथ, यानी एक रास्ता है उसी पे चलना है सब ने, वो बेसिस जो होगी, बेस होगी, वो उसी को हमने देखना है। उसके बाद ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है। दोनों में डिफरेंस बहुत ही वाजिया होता है। ग्लास क्या होता है कि जो बाहर से भी नज़र आ रहा होता है, उस के अंदर जो भी चीज़ होती है वो बाहर से भी नज़र आ रही होती है, जो कांच का गिलास होता है। ठीक है, और ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि उसके अंदर जो पड़ी चीज़ है वो नज़र नहीं आती है। अगर आप इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मीनिंग दैट द सॉफ्टवेयर टेस्टर इज़ अवेयर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजेस हिज नॉलेज। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, जो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा होता है, वो उस सॉफ्टवेयर के इंटीरियर जो स्ट्रक्चर होता है उससे बाखबर होता है। ठीक है, उसको उसे पता होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। लेकिन जो ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जो टेस्ट करने वाला बंदा है वो जो इंटीरियर कंपोजिशन होती है उसके बारे में उसे कुछ भी
पता नहीं होता, इसीलिए तो इसे जो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। मतलब एज अ यूज़र, जैसे हम यूज़र होते हैं व्हाट्सएप के, हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग होती है वो टेस्टर की तरफ से की जाती है, मतलब जिसने खुद बनाया हो या जो और डेवलपर हो, ठीक है, जिसे पता हो कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। ये भी क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एग्जांपल है, टेक्निक है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करती है आइडेंटिफाइंग रेंजेस ऑफ डाटा कार्ड एक्विवेलेंस क्लासेस। रेंजेस ऑफ डाटा जो है ना वो चेक करने के लिए, एक्विवेलेंस क्लासेस को चेक करने के लिए जो है ना वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, मतलब बाउंड्री वैल्यू नाम से ज़ाहिर करता है कि वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसकी बाउंड्री कितनी, मतलब कि उसकी हद क्या है, उसको यूज़ करने की हद क्या है, ठीक है, और उसके रेंजेस क्या है, कहाँ तक हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बीटा टेस्टिंग और अल्फ़ा टेस्टिंग नज़र आएगी। ये भी टेस्टिंग बहुत ही इजी है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा इसमें ये कि जो बीटा और अल्फ़ा में फ़र्क है। अल्फ़ा टेस्टिंग, अल्फ़ा मतलब जो फर्स्ट टेस्टिंग होगी, फर्स्ट टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर साइड से होती है, मतलब कि जिसने वो प्रोग्राम बनाया है उसकी तरफ से जो टेस्टिंग होगी उसको अल्फ़ा टेस्टिंग बोलेंगे। और जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होगे, लाइक ब्लैक बॉक्स है, तो उसको हम बीटा टेस्टिंग बोलेंगे, जो हमने की है, जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ठीक है। जस्ट इतना सा डिफरेंस आपने याद रख लेना है कि अल्फ़ा में जो डेवलप करता है बंदा उसकी तरफ से होती है टेस्टिंग, जो लेकिन बीटा में जो हम यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हमारी तरफ से होती है टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन का जो मॉड्यूल 143 है, इसमें आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के एतबार से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी। यहाँ पे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की तीन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी होती है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, तीसरी होती है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तीन तरह की हमारे पास इसकी कैटेगरीज होती हैं। पहली तो चीज़ ये आपने याद करनी है कि डॉक्यूमेंटेशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं। पहले अगर हम यूज़र डॉक्यूमेंटेशन देखें तो नाम से ज़ाहिर करता है कि यूज़र कौन है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम ऐप है हमारे पास सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप है लाइक व्हाट्सएप है तो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके यूज़र हैं। ये क्या एक्सप्लेन करता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है असल में, डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें हमें ना कोई भी चीज़ की पूरी जो ना वो पैकेज दिया गया हो, पूरी हर चीज़ बताई गई, पूरी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उसको यूज़ किस तरह से करना। अगर वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से, जो उसका फीचर्स है सॉफ्टवेयर का, जो वो सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करेगा, वो सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब किया हुआ होगा कि हमने उसको यूज़ किस तरह से करना होता है। ये यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ही आता है, ठीक है। ये जो सिंपल एमसीक्यूज़ भी था इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार रिपीट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है, क्योंकि यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है और ये मार्केटिंग टूल की एक इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, एक दफ़ा सिस्टम, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा एक सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली तौर पे क्या हो गया है, तैयार हो गया, ठीक है। अब उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल चीज़ होगी, उसके देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि इज़ टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन्ड इन द लेटर इन इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इसमें जो इसकी इंटरनल कंपोजिशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो चीज़ों से वो बना है, कैसे बना है, उसको हमें पता होगा, ठीक है। ये डिस्क्राइब करेगा ताकि अगर सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में कहीं भी कोई एरर आता है नेक्स्ट, ठीक है, बनने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद कोई भी एरर आता है तो हम उसको मेंटेन कर सकें, उसको सेट कर सकें, ठीक है। ये जो है बहुत ही मतलब विजन में आता है, सोर्स विजन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स इन द सिस्टम में, यानी जो मेजर कंपोनेंट होता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का वो सोर्स विजन की तौर पे आता है। तो इसमें सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसी तरह टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विसेज। नेम से ज़ाहिर करता है टेक्निकल। टेक्निकल का लफ्ज़ जहाँ पे आया वो बताता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किस तरह से होगा, वो यूज़ किस तरह से होगा, ठीक है, वो इंस्टॉल किस तरह से होगा, ठीक है। उसके जो अगर उसमें कोई एरर आया था तो हमें बाइक रिपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर डेवलपर को, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में बस ये चीज़ें होती है कि वो जो है ना पूरी सर्विस को बयान करता है कि इसको हमने इंस्टॉल और उसको सर्विस किस तरह से करना है, उसको चलाना किस तरह से है, ठीक है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद 144 में अगर देखो ह्यूमन मशीन इंटरफेस की बात की गई है। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक छोड़ा गया है, लेकिन हमने जो चीज़ करनी है वो जस्ट दो दो टॉपिक्स हैं। एक होता है एर्गोनॉमिक्स और एक होती है कॉग्निटिक्स, ठीक है।
रिसर्च अगर की जाए मशीन ह्यूमन मशीन इंटरफेस में, ठीक है, और वो जो रिसर्च हो, वो जो डिज़ाइनिंग सिस्टम अगर डील करे हमारी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ होती है ह्यूमंस की, फिज़िकल एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जो उसके स्ट्रक्चर को, ह्यूमन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब दो टांगे हैं, दो आंखें हैं, दो बाजू हैं, क्या है ये फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। टांगे इतना दौड़ सकती हैं, फिज़िकल एबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। ऐसी रिसर्च जिसमें ह्यूमन की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को डील किया जाए उसको हम एर्गोनॉमिक्स का नेम देते हैं, ठीक है। और जो कॉग्नेटिक्स होता है, नेम से ज़ाहिर करता है, कॉग्नेटिक्स नेम से ज़ाहिर करता है कि यह क्या, मेंटल एबिलिटीज़, यानी जो माइंड की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उनको अगर डील किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, तो उसको हम कॉग्नेटिव का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बार बार रिपीटेड है, आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, गोम्स को देखेंगे, GOMS, ठीक है। इसको रिम्स में टॉम्स भी बोलते हैं और इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था 1954 में, ठीक है। और इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव रिसर्च फॉर मैट्रिक्स एंड द फील्ड ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस, डिज़ाइन में जो मैट्रिक्स की रिसर्च है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। पहले इसका किसने मतलब इसको इंट्रोड्यूस करवाया, 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका जो GOMS है, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है G फॉर गोल्स, O फॉर ऑपरेटर्स, M फॉर मेथड्स एंड S फॉर सिलेक्शन रूल्स। ये इन चार चीज़ों पे जो है ना वो मुनसर करता है। चार चीज़ें, गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स। अब एक और चीज़ आपने याद करनी है कि GOMS किसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं ना, उसको फाइंड करने के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर के लिए ये यूज़ होता है, जो कि इंपॉर्टेंट MCQs आया था कि GOMS मॉडल जो है वो किस लिए यूज़ होता है। तो ये ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें जस्ट दो तीन चीज़ें याद करनी है। एक 1954 में ये डेवलप हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। उसके एक्रोनिम्स क्या बनते हैं, गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड एंड सिलेक्शन रूल्स। उसके बाद ये किस लिए यूज़ होता है, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। सिंपल है, और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑनरशिप एंड लायबिलिटी की बात करें, सॉफ्टवेयर ऑनरशिप क्या होती है कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है और इस तरह से बनाया है। आपको पता हो कि उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बस इतना पता हो, ठीक है, लेकिन ये ना पता हो कि उसके अंदर है। और अगर आपको पता चल जाए तो आप खुद से वो मतलब वही मेरी वाली चीज़ों को कॉपी करके ना बना लो, ठीक है, वो ऑनरशिप आ जाएगी, ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर ऑनरशिप में आती है। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है तो वो अगर आप भी बनाओगे तो वो कंपोजिशन मेरी अगर आपको पता चली, जो उसके अंदर मैंने जो भी मतलब लैंग्वेज यूज़ की, HTML की कोडिंग का आपको पता चल जाएगा, तो आप भी सेम बना लोगे, सेम हो जाएंगे ना। तो वो ऑनरशिप होगी। मतलब कि मैं आपको इजाज़त ही नहीं दूंगा कि आप बनाओ, आपको अगर पता भी लग जाए तब भी आप नहीं बना पाओगे, ये ऑनरशिप होती है। इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस आ जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होती है, इसमें वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं कॉपीराइट और पेटेंट लॉ के हवाले से, ठीक है। कॉपीराइट में क्या होता है कि कॉपीराइट और पेटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉपीराइट में ये होता है कि पेटेंट इज़ टू अलाउ द डेवलपर ऑफ प्रोडक्ट टू रिलीज दैट प्रोडक्ट टू इंटेंडेड पार्टीज वेल प्रोटेक्टिंग हिज और हर ऑनरशिप राइट्स। मतलब कि एक पार्टी है, उसने कॉपीराइट दिया हुआ है, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनके नेम से कर सकते हो, अपना नेम साथ में लगा के नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि वो डेवलपर जो है वो असल जो है वो वही रहेगा, जस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपीराइट बोलेंगे। पेटेंट के लिए भी थोड़ा सा और जो है वो इस सूरत हाल होती है, उसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके लिए भी जो है ना वो इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है, बाकायदा पहले। उसके बाद द राइट्स ऑफ द डेवलपर आर फॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स में होते हैं जो राइट्स होते हैं डेवलपर्स के, लीगल टर्म्स में अगर एक्सप्रेस की जाए तो उसको सॉफ्टवेयर लाइसेंस बोलते हैं। मतलब कि जो डेवलपर जिसने बनाया है उसका राइट है ना अपने सॉफ्टवेयर पे, तो वो जो राइट है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस की शक्ल में है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है वो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है ऑनर और यूज़र के दरमियान, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की तरफ से ग्रांट किया जाता है, ताकि जो प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मिंग ही है ओनरशिप की, वो बस एक ही रहे, यानी वो जिसकी है वही रहे। यूज़र जस्ट उसको यूज़ करे, अपने नाम ना करने की कोशिश करे, ना ही कोई मतलब कोई और बंदा उसको अपने नेम से जाहिर करे कि ये जी मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे पेटेंट लॉ आप देखो तो ये क्या होता है कि ये इन्वेंटर के लिए बेनिफिट होता है। अलाउ एन इन्वेंटर टू बेनिफिट कमर्शली फ्रॉम एन इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंशन हो, ठीक है, कोई भी न्यू चीज़ ईजाद हुई हो तो जो ईजाद करने वाला होता है ना उसको इससे फ़ायदा होता है।
दूसरों का नहीं, ठीक है। कैसे फ़ायदा होता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई है तो वो उसी के नेम रहेगी, अगर कोई दूसरी कंपनी उस चीज़ को बनाना चाह रही है तो वो उससे इजाज़त लेगी और उसके साथ एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जो कि पेटेंट लॉ बोला जाएगा, ठीक है, और उसको वो पैसे देगी, देन वो उसको क्या है, इजाज़त मिलेगी कि वो उसको जो है ना वो कमर्शियली तौर पे यूज़ कर सकता है। ये आमतौर पर जो पेटेंट का पीरियड होता है पेटेंट लॉ का, वो 20 ईयर्स का पीरियड होता है, ठीक है। अगर आप कोई रिसर्च लिखते हो ना, रिसर्च या थीसिस वगैरह, तो वो भी आपको पेटेंट करवाने पड़ते हैं, मतलब अपने नेम करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो एक दफ़ा आपके नेम हो जाए, उसमें ऐसी रिसर्च हो जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, कोई भी कुछ हो, ठीक है, तो वो अगर वो देखेगी कि ये वो उस आइडिया के मुताबिक खुद से प्रोडक्ट नहीं बना सकेगी तब तक, जब तक आप उसको इजाज़त नहीं दोगे, ठीक है, ये पेटेंट लॉ होता है। उसके बाद रिसर्च इन मोशन का जो मुखफ़फ़ है वो क्या, RIM है, द मेकर्स ऑफ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स। ये स्मार्टफोन्स के जो है ना वो मेकर्स हैं, इन्होंने असल में कुछ REM जो ईमेल सिस्टम था उसमें कोई इन्होंने मॉडिफिकेशन करके NFT के जो चीज़ें थी ना उनके साथ कुछ कर लिया था, कोई गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से इनको जो है ना एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से जो है ना वो पे इनका जो जुर्माना हुआ था वो इतने डॉलर है, 612.5 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, इतने मिलियन डॉलर इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हैं, जो आगे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं 146 से और 149 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे शॉर्ट और इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।